फैज़ अहमद फैज़ उर्दू शायरी में गालिब और इकबाल के बाद सबसे आला मकाम, बड़ा एक मकाम वो फैज़ अहमद फैज़ के हिस्से में है। याद रखें, जब इंसान शोहरत की बुलंदियों की तरफ चला जाता है तो वहीं पे कहीं भी तनकीद भी होती है, उसके हक़ में भी होती है, दोनों तरफ से तकरार चलती है और ये ना ख़त्म होने वाली बहस होती है। फैज़ साहब के तारफ़ के हवाले से मैंने मुख्तलिफ़ एक तशरीहात, उनकी शायरी का एक सिलसिला भी शुरू कर रखा है। बहुत सी मालूमात उनके बारे में दे चुका हूँ। यहाँ पे सिर्फ आप लोगों के लिए चंद एक मालूमात जो आपके निसाब से मुतल्लिक़ हैं। याद रखें, फैज़ साहब तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। सियालकोट इनका आबाई वतन है, पैदा हुई है वहाँ से, फिर ये हिजरत करके लाहौर आ गए 1941 में जाके। 36 में तरक्की पसंद तहरीक बनी, 1941 में ये तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता हुई है। बहुत ज़्यादा ये जेलों में गए। ये तारुफ़ जो भी देने लगा हूँ वो सारा इस तशरीह के हवाले से ताल्लुक़ रखता है। फैज़ साहब को जेलों में डाला गया, पाबंद सलासल किया गया। 1951 में रावलपिंडी साजिश केस में इन्हें धर लिया गया। 1955 तक ये जेल में रहे। इसी अरसे में जब आखिर पे हालात इनके फांसी तख्तेदार तक के हालात पैदा हो चुके थे कि इन्हें फांसी हो जाएगी, ये और इनके बाकी सजाद ज़हीर और मेजर इसहाक और कई दूसरे दोस्त थे। इनके वकील थे हुसैन सरवर्दी। वो तो आखिरी पेशगी से पहले ये हार चुके थे हौसला। वो कहते हैं कि आप लोगों को जो है वो फांसी लगने के इम्कानात भी हैं। तो फैज़ साहब उस चीज़ से भी परेशान नहीं हुए, उम्मीद के शायर हैं। उसके बाद अयूब खान के ज़माने में भी इन्हें पाबंद सलासल किया गया, जलावतन भी किया गया हुए। 1964 में आके इन्हें रशिया का सबसे बड़ा अवार्ड जो है लेनिन अवार्ड दिया गया, जो नोबेल प्राइज़ के इक्वल ही मुतसव्विर होता है। फैज़ का ये अरसा ज़िंदगी की चलता रहा। 77 में मुल्क में जब आमरीत आई और 79 में जाके फैज़ साहब जो है मुल्क से ख़ुद साख्ता जलावतनी, यानी फैज़ साहब को अब लग रहा था कि मैं कैद कर लिए जाऊँगा। उनकी ज़िंदगी में ये एक तो बूढ़े हो चुके थे, अब वो इन परेशानियों को, कैद की सख्तियों को झेलना उनके बस की बात नहीं थी। तो फैज़ साहब जो है ख़ुद ही ये मुल्क छोड़ गए। बैरूत में रहे, लंदन में रहे, अमेरिका में रहे। तो यहाँ से फैज़ जो है ना एक नए जहान की तरफ जाते हैं। अच्छा, 1982-83 में 84 इनका 11 तारीख़ पैदाइश है, साल का पैदाइश का साल है। 84 में फैज़ साहब जो है उनकी वफ़ात है। 82 या 83 का ज़माना था। तो फैज़ साहब को वतन की याद सताने लगी। ये वतन वापस लौटना चाहते थे। तो यार दोस्तों ने कहा कि जी आप वतन वापस ना आएँ, हालात ऐसे नहीं हैं कि आप जो है यहाँ पे सरवाइव कर सकें, रह सकें, तो आप यहाँ से वतन वापस ना आएँ। तो इसके जवाब में जो है फैज़ साहब की इस गज़ल की तशरीह को जो है वो बयान किया जाता है उसके। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपके ये सामने शेर की तशरीह है। बाद में फैज़ साहब वतन वापस लौटे भी थे, ठीक हो गया, लेकिन ये उनकी ज़िंदगी के आखिरी जो है वो लम्हात हैं, आखिरी दिन हैं जिसमें फैज़ साहब जिस चीज़ के लिए सारी ज़िंदगी तगदो और मेहनत करते रहे, वो इस लंबे एक सफ़र के बाद भी उन्हें जो है वो नज़र आती मालूम वो मंजिल नहीं आ रही थी। कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं, सद शुक्र के अपनी रातों में अब हिजर की कोई रात नहीं। अब यहाँ पे दोनों तशरीहात, चूँकि फैज़ का जो सारी ज़िंदगी नज़रिया रहा उसके पेश नज़र ये है, शायर जो कह रहे हैं ना कब याद में तेरा साथ नहीं, ये तेरा साथ जो है इशारा है वतन की तरफ। कहता है कि मैं वतन से दूर होकर भी, कौन सा ऐसा लम्हा है कि जब मुझे वतन की याद नहीं आई, वतन से मेरी अकीदत और मोहब्बत जो है वो नहीं रही, वतन की याद नहीं रही, या उसकी याद मुझे तड़पाए नहीं। वतन से मुतल्लिक, वतन से जुड़ी हुई चीज़ें, हालात जो मेरी ज़ात से भी हैं वो मुझे हर लम्हा उनके लिए फ़िक्र रही, इस वतन के लोगों के लिए। फैज़ मुसावात, अखुवत, भाईचारा उसके हक़ में थे। तबकाती जो तकसीम थी उसको ख़त्म करना चाहते थे। तो कहते हैं इन सारी चीज़ों से फैज़ साहब जब भी कोई ख़बर उन्हें वतन की पहुँचती है तो उससे परेशान रहते हैं। अच्छा, तो कहते हैं कि वतन की याद जो है, कौन सा ऐसा लम्हा है जब मुझे वतन की याद ना आए। और साथ में कहते हैं सद शुक्र की अपनी रातों में हिजर की कोई रात नहीं, वतन में मौजूद नहीं है, जिला वतन है। सद शुक्र, अल्लाह ताला का लाखों हज़ारों मरतबा शुक्र अदा कर रहे हैं कि हिजर की कोई रात नहीं है। मुराद क्या है कि इधर जुदाई है, वतन इधर है, फैज़ साहब जिला वतन है। कहते हैं कि इसके बावजूद हर लम्हा वतन की याद आ रही है, तो गोया के वतन से मेरा विसाल है, हिजर जो है मेरी
हमारे दोनों के दरमियान नहीं आया। और कहता है कोई रात, हिजर की कोई रात नहीं। याद रखिए, रात जो है वो ख्यालात और सोचों का वक्त होता है, जब इंसान दिन तो कामों में मसरूफ़ रहा, कोई इधर, तो रात जब भी आई तो इंसान अपने ख्यालों में और मकसद में खो जाता है। मुश्किल हैं अगर हालात वहाँ दिल बेचें जान दें। अब वो दोस्तों को बयान कर रहे हैं जो कहते थे कि मुल्क के हालात एहसासगार नहीं हैं, आप आएंगे तो आपके लिए मज़ीद परेशानियाँ और सख्तियाँ बढ़ जाएंगी। कहते हैं कि वहाँ पे हालात मुश्किल हैं, सिर्फ जेलों की बात कर रहे हो। कहते हैं मैं दिल बेचने के लिए, जान देने के लिए, अपनी ज़िंदगी को तराज करने के लिए भी तैयार हूँ। दिल वालों से मुराद है जो शायर के इनकलाबी साथी थे। कूचा जाना से मुराद है वतन। कैसे भी हालात नहीं, कहते हैं आप लोग तो ये कह रहे हैं ना कि मैं गिरफ़्तार कर लिए जाऊंगा, कैद कर दिए जाऊंगा। कहते हैं ये तो बहुत छोटी चीज़ है, मैं अपनी दिलो जान भी हारने के लिए तैयार हूँ। मुझे ये बताओ कि क्या मैं वहाँ पे आके मार दिया जाऊंगा? तो कहते हैं कि मैं तब भी वतन वापस लौटूंगा। अच्छा, ये आखिरी जो इस गज़ल के तीनों शेर, उनका मैंने पहला सिर्फ मिसरा लिखा है। जिस दज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। फैज़ कहते हैं जिस धज से, जिस मकसद को लेकर इंसान मक्तल में गया, जिस मकसद को लेकर ज़िंदगी चला हत्ता कि वो फांसी लग गया। कहता है कि वो मकसद, वो शान सलामत रहती है, वो मकसद सलामत रहता है। और साथ में कहते हैं ये जान तो आनी जानी, इस जान की तो कोई बात नहीं। कहते हैं ये तो ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलनी है, इसने ख़त्म तो वैसे भी होना है। जो फैज़ साहब के साथ सख्तियाँ करते रहे, उन पे अरसे हयात तंग करते रहे, वो भी चले गए, फैज़ साहब भी चले गए। लेकिन आज हम फैज़ को पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अपनी ज़िंदगियों में फ़ैज़ की शायरी को जो है वो जगह दे रहे हैं। लेकिन आज उन लोगों के नामो निशान तक से भी वाकिफ़ लोग नहीं रहे। तो कहते हैं कि जिस तरह है ना, जान दी हुई उसी की थी, हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना होगा, तो मकसद सलामत रहता है। क़ायद-ए-आज़म का मकसद सलामत रह गया, पाकिस्तान सही हो गया, फ़ौत हो गए, लेकिन उनका मकसद आज भी हयात हैं, वो ज़िंदा हैं। आज भी हम क़ायद-ए-आज़म के नाम के लिए जो है वो कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं, वो आज भी हमारे लीडर हैं। इमाम हुसैन तख्तेदार पे लटक गए, उन्हें का सर नेज़े पे चढ़ गया, शान सलामत रह गई, उनका मकसद सलामत रह गया। आज भी इमाम हुसैन को जो है याद करने वालों करोड़ों नहीं अरबों में हैं, और यजीद पे लानतें भेजने वाले जो जीत गए मौजूद हैं। मैदान वफा दरबार नहीं, या नामो नसब की पूछ कहाँ, इश्क किसी का नाम नहीं, कुछ इश्क किसी की ज़ात नहीं। मैदान वफा, हक़ और सच का जो दरबार है, यहाँ पे नामो नसब नहीं पूछा जाता। बादशाह के दरबार में रसाई होती है तो पूछा जाता है इसका ख़ानदानी नामो नसब क्या है, भाई कौन है, इसके आबा अजदाद क्या है, नस्ल और उसका शजरा नसब पूछा जाता है, नस्ल पूछी जाती है। शायर कहता है जो इश्क है, जो सच और हक़ का रास्ता है, यहाँ पे नामो नसब की कोई चीज़ नहीं है। ठीक होगा, ये किसी से मंसूब नहीं है, किसी ज़ात। बहादुर शाह ज़फ़र मुग़लिया ख़ानदान का चश्मो चिराग था, तो उसके बच्चे जो है वो शहज़ादे कहलाए, वही बादशाह था, उसके आबा अजदाद बादशाह थे, कोई और दूसरा बादशाह के मसनद पे न बैठ सका। जबकि जो इश्क का, हक़ का, सच का रास्ता इख्तियार करने वाले हैं, इसके लिए कोई ज़ात और कोई नाम और नसब नहीं है। अबू बकर सदीक़ बन गए तो बिलाल हबशा से आके, नाम और नसब नहीं है कि भाई ये कुरैशी नहीं है या जो है वो सैयद नहीं है, नहीं, सच का रास्ता अपनाया तो बिलाल जो है मुसलमानों के रहनुमा बने। तो जो सच का रास्ता अपना लेता है, गाजी अलमुद्दीन शहीद इकबाल कहने लग गए कि एक लोहार का बेटा हमसे बाजी ले गया और हम बातें करते रह गए। आखिरी शेर है, गरबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा, गर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। इमाम हुसैन जीत जाते तो फिर तो क्या ही कहने, हारे भी तो बाजी मात नहीं, शिकस्त नहीं हुई है। क्योंकि आज भी अरबों लोग इमाम हुसैन के नाम की जो है वो माला जपत रहे हैं। तो शायर कहता है हक़ और सच के रास्ते में लाजमी नहीं है कि मंजिल मिले। ठीक हो गया। सागर सिद्दीकी की शेर है ना कि ये अलग बात कि मंजिल को हम पा न सके, मगर ये कम है कि राहों को छान बैठे हैं। तो सच और हक़ का रास्ता जो इख्तियार करने से हमेशा फ़तह ही फ़तह है, इंसान कभी भी खसारे में नहीं रहे।